बलिया से बड़ी खबर मिल रही है। एक्शन मोड पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को किया निलंबित। फर्जी नियुक्तियों को लेकर हुई कार्रवाई। रमेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज से संबंध किया गया है। सचिव भगवती सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी नियुक्ति को लेकर ये बड़ी कार्यवाही हुई है और ऐसे में रमेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज से संबंध किया गया है। सचिव भगवती सिंह को जांच अधिकारी भी बनाया गया है और ऐसे में बलिया से बड़ी खबर है, जहां पर एक्शन मोड में संयुक्त शिक्षा निदेशक नजर आ रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को निलंबित किया गया है। इस दौरान फर्जी नियुक्ति को लेकर यह बड़ी कार्यवाही की गई है उन पर। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि रमेश सिंह पूर्व में बलिया डीआईएस थे। इसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गया था उनका, मऊ के डीआईएस हो गए थे, जिनके ऊपर आरोप है कि फर्जी तरीके से जो नियुक्ति हुई थी उसी मामले में इनको निलंबित किया गया है और इन पे बड़ी कार्रवाई की गई है। और कई इससे पहले भी इन्होंने नियुक्ति की थी, जिसमें निलंबित हुए थे पहले भी। पूर्व में भी पहले नियुक्ति करके निलंबित हुए थे, जिसके बाद फिर बहाल हुए, फिर इसी तरह काम किए हैं और उसके बाद फिर इस बार कार्रवाई हुई है फिर। अमित, आखिर क्या कुछ किया था इन्होंने, किस तरह की जो चीजें थी वो की थी जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है? ये नियुक्तियां किस किस विभाग में की गई थी, कैसे की गई थी? विद्यालयों में टीचर और चपरासी और कई क्लर्कों की नियुक्ति की थे, जिसमें गलत तरीके से नियुक्ति हुई है और बिना वांट के ही नियुक्तियां हुई है, ये सब ऊपर ही। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर में सीडीपीओ प्रीति भिलवाड़े के निर्देशन में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिलाओं में कुपोषण को लेकर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को शिशुओं के लिए पोषण आहार से संबंधित जानकारी भी दी गई, साथ ही शिशुओं को खीर खिलाई गई। वही कार्यक्रम में बीडीओ और एबीएस ए राम गोपाल भी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ब्लॉक मौधा में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 6 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एक सिंबॉलिक रूप में की गई थी और साथ ही 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। और ये सभी चीजें सिंबॉलिक रूप में होती हैं, जिससे कि जन समुदाय, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जाता है, तो जन समुदाय तक ये मैसेज पहुंच सके कि एक गर्भवती महिला को गर्भ में बच्चा आने के बाद कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच और अपने खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके और एक स्वस्थ बच्चा और एक स्वस्थ बच्चा जो है साथ में जन्म ले सके। स्वस्थ बच्चा इसलिए कहा कि एक बच्चे के साथ माँ भी जन्म लेती है और उस माँ को ये आवश्यक है बच्चे के जन्म के पूर्व से सिखाना कि एक बच्चा जन्म लेता है तो आपको माँ कैसे बनना है, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और एक बच्चा भी स्वस्थ रहे। अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर महिलाओं को बताया गया है कि किस तरह से आहार लेना है। साथ ही वीडियो समेत अन्य लोगों को भी इस दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। रायबरेली बछरावा में बरसात होने पर रोडों ने जलाशय का रूप धारण कर लिया है। हर रोज हजारों राहगीरों के साथ साथ स्कूली बच्चों को यहां से आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार जलभराव की स्थिति में चलते स्कूली बच्चे गिरकर घायल भी हो जाते हैं। नाम है आपको? सर्वेश कुमार यादव। यहाँ जीपीआरपी इंटर कांग्रेस में किस पद पर हैं आप? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक पर क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ बहुत जल भराव है, बच्चे निकलते हैं तो गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है बच्चों को।
क्या चाहते हैं? ये बन जाए। और संवाददाता लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की अब व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चे जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बरसात के कारण अब जगह जगह इतना पानी भी है कि उनको बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जी विशाल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसात के पहले ही सभी जिला प्रशासन को आदेश कर दिया था कि जो सड़कें खराब है, जो गड्ढा है, उसको गड्ढा को पूरा कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन रायबरेली का जो जिला प्रशासन है पूर्ण रूप से कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो, तस्वीर में देख रहे होंगे किस तरह स्कूली बच्चे पढ़ने जाने में कितनी समस्या हो रही है और जल भराव और गंदगी से गुजर कर जा रहे हैं। इतने नहीं, जो रोज आने जाने वाले जो राहगीर हैं चोटिल भी हो रहे हैं लगातार, और बच्चे भी हैं चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो ये रोड गई है, ये प्रसिद्ध भैरव शिव मंदिर है जो कि उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ को जोड़ती हुई है। भैरव शिव मंदिर 3 जिलों के बीच में स्थित है और यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो रोड नहीं बन पा रही है, जिला प्रशासन की लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन इसकी सूद क्यों नहीं ले रहा है? क्यों ये सड़क नहीं बनाई जा रही है? कहाँ मामले को अटकाया हुआ है अभी तक? पूरा मामला जिला प्रशासन द्वारा इसको रोक रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हमेशा आदेश किया जाता है गड्ढा को मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि तस्वीर भी देख पा रहे होंगे विशाल सर आप, जिस तरह यहाँ पर जिला प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है और कितना जल भराव हो। वो भी इतना ही नहीं, जो विद्यालय के सामने ही कितना जल भराव है, जिससे बच्चे आते हैं, अध्यापक आते हैं, कितनी समस्या हो रही है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जिला रायबरेली का जो जिला प्रशासन है उनकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्मी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्र में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें कि 18 सितंबर को कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर दी गई थी। छात्रा के भाई ने बताया है कि आरोपी समेत 3 लोगों ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। उसी मामले की रंजिश रखते हुए आरोपी ने अब अपने मामा के साथ मिलकर छात्रा को मौत के घाट उतारा है। वहीं हत्या के मामले की जांच करते हुए एसपी ने दोनों नामजद आरोपियों को निर्दोष बताया है। वहीं मृतका के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों के साथ साठगांठ होने का भी दावा किया है। जनपद संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में परसों रात को 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलाबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है। ये उठा ली थी, गाजियाबाद पढ़ने जा रही थी सुबह, रिंकू और रिंकू के माँ वाले और एक और था कोई सरवन नाम का। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई उसमें? रिंकू जेल गया था, बस 2 लोग नहीं गए थे। कितने लोगों के खिलाफ FIR लिखाई थी? 3 लोगों के खिलाफ। अच्छा, सिस्टर की उम्र कितनी थी? क्या ये पढ़ती थी? पढ़ती थी 9th में। अच्छा, यहाँ जो घटना हुई है हत्या की, उस दिन आप ही लेके आ रहे थे उनको यहाँ? लेके आ रहा था बाइक से अपनी मदर को और उसको बहन को। उसका को धमकी दाई मारने तन को बयान करेगी तू याद ना हम छुट्टियां के आएगा तद ना तो थोड़ा बात देंगे तो हमारे बयान करेगी तो कुछ ना किन्ने तो थे। मेरे लड़के किसने कहा था ये बात? वो लड़कन ने कही, रिंकू ने और पप्पू ने कही मैं तन को बयान कर देते थे तो हमें गोली लिखा देंगे आवत खाना। हमारे बयान करेगी तो ये कब की बात है? जब की बात है जो लड़के। कितने महीने हो गए होंगे घटना को? कुछ आइडिया हो आपको? 4-5 महीने में क्या। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी तक मामले में? क्या कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की गई है? देखिए, हम आपको बता दें जिस तरह से एक जो परिवार कैलादेवी संभल का परिवार गाजियाबाद में रहता था और रहने के बाद में एक लड़की के साथ में
रेप जैसी घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की गई थी। बताते हैं कि घर वालों का कहना है कि जो रेप पीड़िता है उसके घर वाले ये कहते हैं कि जो है आए दिन ये धमकी देता था, तो इसी को लेकर के जो लड़की और लड़की की माँ गाजियाबाद से घर आ रही थी। आने के बाद में बस में लेट हो गई और लेट होने के बाद उन्होंने भाई को फोन किया। भाई जब बैठा के घर लेके जा रहा था तो रास्ते में पहले गांव के आसपास पहुंचने के बाद में एक गाड़ी पहुंचती है 4 पहिया वाहन। पहुंचने के बाद लड़की को चुटिया पकड़ खींचा जाता है और खींचने के बाद में उसे गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद में लड़की की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पुलिस मौके पहुंचती है और छानबीन लग जाती है। घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, पर लेकिन जो रिंकू आरोपी है उसके खिलाफ रेप पीड़िता है, उस रेप जिसने किया था उसको कहना है कि जो हम यहाँ किस केस में नहीं थे। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की गई तो उनके कोई भी अभी हाथ नहीं बताया गया है, निर्दोष बताए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से लड़की के साथ में पहले रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद धमकी जाती है, अब उसे जान से मार दिया जाता है, तो बड़ा सवाल उठता है। इस मामले को लेकर परिवार वालों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि पैसे को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन सतीश, अभी तक आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस? क्या अभी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है कि किसने गोली चलाई थी? देखिए, हम बता दें एक टीम गठित कर दी गई है। टीम जो कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं, उन्होंने एसपी संभल के उन्होंने टीम गठित की गई है और वो कह रहे हैं बहुत जल्दी हम खुलासा करने वाले हैं। जो 2 आरोपी हैं वो वहाँ पर उनकी हिरासत में है, उनसे पूछताछ भी बरकरार है और जो तीसरा आरोपी उसे भी बुलाया गया है, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो लड़की के भाई का कहना है कि 2 ही लोग थे जो बहन के गोली चलाई थी। उसकी बहन गोली चुटे पर खेचे ले गए थे, गाड़ी के अंदर से 2 लोग उतरे थे और दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के दक्षिण में एक बार फिर से लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। देर रात थाने से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार 2 लुटेरों ने गल्ला व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर आलाधिकारियों के साथ पहुंची करीब 3 थानों की पुलिस फोर्स घटना की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक किदवई नगर निवासी अंशुल गुप्ता कलेक्टरगंज में गल्ले के बड़े व्यापारी हैं। रोज की तरह व्यापारी अंशुल गुप्ता अपने घर किदवई नगर वापस आ रहे थे। इस बीच बाबुरपुरवा में थाने से चंद कदम की दूरी पर बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने पीछे से आकर अचानक से व्यापारी को रोका। जब तक व्यापारी कुछ समझ पाता तब तक लुटेरे व्यापारी को धक्का देकर उसका रुपयों से बड़ा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी के अनुसार बैग में 3,50,000 रुपये कैश और कुछ कागजात, साथ ही दुकान के कुछ बिल भी मौजूद थे। भैया कलेक्टरगंज से किदवई नगर घर है, वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में बाइक वाले ने पीछे से रोक के झगड़ा करने के उससे कि टक्कर मार के आ रहे हो पीछे से। टक्कर वगैरह कुछ हुई नहीं थी और उसने धक्का दिया तो हम नीचे गिर गए और बैग छीन के। आप कहाँ से किधर की ओर जा रहे थे? कलेक्टरगंज से घंटाघर से किदवई नगर जा रहे थे। कितने लोग थे जो उन्होंने घटना का अंजाम दिया? 2 लोग थे, 2 बाइक से। किस बाइक से थे वो? एक नॉर्मल बाइक थी ब्लैक कलर की और एक बुलेट थी। तो क्या बैग लूट के ले गए? जिसमें संज्ञान में आया है कि एक व्यापारी कलेक्टरगंज से अपने घर की ओर बाइक पर लौट रहे थे। रास्ते में एक बाइक सवार ने उन्हें रोका और उनसे कुछ बहस की। इसके बाद उनका बैग छीनकर वो भाग गया है। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए कई टीमें घटना के खुलासा के लिए रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का कानपुर के महाराजपुर स्थित पूर्वा मीर इलाके में हुई हत्या के मामले में आरोपी और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया है। जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उछाला है और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था तो इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, उसके माता पिता थे वहाँ पे मौजूद। तो हमारी जब पुलिस टीम वहाँ पे उसकी फ़ोटो को दिखाया क्या ये हुलिया का था, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये प्राइमा फेसी ये वही है जिसने रात में हम। बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से एक झाड़ फूक करने वाले मौलाना की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहाँ एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अपने बीमार भाई की तबीयत के सुधार के लिए मौलाना के पास पानी में फूक डलवाने गई थी।
इस दौरान मौलाना ने मौका देखकर बच्ची का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह बच्ची मौलाना से अपना पीछा छुड़ाकर अपने घर भाग गई। वहीं घर पहुंचते ही बच्ची ने अपने पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। मेरे पापा लोग हॉस्पिटल में थे और मेरे पापा ने कहा था कि हबीब से पानी फूकवा लेना। हम गए थे पानी फूकवाने, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर हम चिल्ला के वहां से भागे थे, तो वहां जत्ता से मोहल्ला इकट्ठा हुआ, वहां सब चले गए, वो भाग गए थे। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 5th क्लास में। उम्र क्या होगी? 13 साल। ये हबीब क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? फूक झाड़ करते हैं। मौलाना है? हाँ। और एक दरगाह पर सेवा करने वाले ये हबीब अहमद हैं। हबीब अहमद के द्वारा अपने भाई की बीमारी को ठीक कराने के लिए ये कुछ झाड़ फूक का भी काम करते हैं। एक बच्ची इनके यहाँ गई झाड़ फूक के लिए, वहाँ पर इनके द्वारा अश्लील हरकत की गई और सारे तथ्यों के दृष्टिगत छानबीन किया गया। ये जो हबीब अहमद हैं अरेस्ट किए गए, इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो हम अस्पताल जा रहे थे, हमारे बच्चे की हालत बहुत सीरियस थी, तो हमने अपनी बेटी से कहा कि जाके हबीब के पास पानी फुकवा लो। तो वो जो बेटी हमारी गई पानी फुकवाने खाती, तो उसके साथ बहुत बदतमीजीपन और छेड़छाड़ करने लगे। तो बेटी हमारी चिल्ला के वहाँ से भागी। जब तक मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए तब तक वो निकल के भाग गए। अच्छा, आपने अभी कहीं शिकायत की पुलिस में? जी अभी तो हमने नहीं की है। तो क्या डर हुआ है क्या? जी डर था कि हमारी लड़की के मतलब कोई इधर उधर बात ना उछलने पाए, तो इस हमारे को रुक गए थे। ये कब की घटना है? ये कल शाम मगरिब की इनकी थी, ये लगभग 6 बजे की। अच्छा, तो आप परेशान हैं? जी हम बहुत परेशान है कि मोहल्ले में मतलब हमारे साथ आज बेटी के साथ भी वहीं मोहल्ले में रहेंगे तो किसी भी लड़की के साथ भी वो बदतमीजीपन कर सकते हैं जब फूक झाड़ करते हैं।